Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज मैं बात करने वाला हूँ फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एंड कॉमन फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन डिजीज आज के डेट में होते जा रहा है। ठीक है, हर किसी को कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन होता है। किसी को सर में होता है, हेड में होता है, किसी को पाम में होता है, किसी को हैंड में होता है, किसी को बॉडी में होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सर में जो होता है वो डेंड्रफ के फॉर्म में होता है, किसी को पैर के फिंगर के बीच में होता है, किसी को हैंड के फिंगर में हो जाता है बीच बीच में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कवर होगा इस तरीके से। समरी ऑफ द टॉपिक, ये एंटी फंगल एजेंट के बारे में देखेंगे, क्या क्या होते हैं, कॉमन एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यूज ऑफ एंटी फंगल इन सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। अब एंटी फंगल ड्रग का यूज़ कैसे करना है, किस किस ड्रग का यूज़ करेंगे सुपरफिशियल एंटी फंगल इन्फेक्शन में। डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखेंगे फंगल इन्फेक्शन का। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ फंगल स्किन इन्फेक्शन वो भी देखेंगे। ठीक है, इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी देखेंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देखेंगे। दोनों ट्रीटमेंट को हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। आइए देखते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट, यानी एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। मेन ये आपको क्लासिफाई किया गया है पोलिन्स में, है ना, इमिडाजोल्स में, ट्राइजोल में और एलिलामाइंस में और बीटा 3 ग्लूकैन सिंथेस इनिबिटर्स में और अदर्स में। ठीक है ना, तो ये 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्दर अब किस ग्रुप के अंदर कौन सा आता है वो देखते हैं। पोलिन्स में निस्टाटीन, सबने नाम सुना होगा, एम्फोटेरिसिन भी, है ना, कॉमन ड्रग होता है। उसके बाद इमिडाजोल्स में मिकोनाजोल आता है ना, क्लोट्रामाजोल आता है, केटाकोनाजोल आता है। केटाकोनाजोल मोस्टली हेयर में जब इन्फेक्शन होता है फंगल तो वहाँ देते हैं। वन बाय वन इसका यूज़ भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, ट्राइजोल। ट्राइजोल में जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, है ना, इट्राकोनाजोल हो गया, वेरिकोनाजोल हो गया, पोसाकोनाजोल हो गया। तो ये इतने ड्रग्स आते हैं इसमें। ये क्लासिफिकेशन का मेन है, उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन आ रहा है। फिर उसके बाद देख रहे हैं एलिलामाइंस। एलिलामाइंस में आता है नेफ्टिफाइन आ गया, टर्बिनाफिन आ गया, टोलनाफ्टेट। उसके बाद 3 ग्लूकैन सिंथेज इनिबिटर्स में क्या क्या आता है, कैस्पोफंगिन के नेम से आता है ड्रग, मिकाफंगिन के नेम से आता है। उसके बाद एनिडुलाफंगिन के नेम से आता है। ठीक है, अदर्स में कुछ अदर्स ड्रग में आते हैं, ग्राइसियोफल्विन के नाम से आता है, फ्लूसाइटोसिन के नेम से आता है, टोलनाफ्टेट के नेम से आता है। ठीक है, तो ये सारे ड्रग हो गए क्लासिफिकेशन। जो भी बच्चे आप देख रहे हो जो मेडिकोस से हो, ये क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आपके थ्योरी के पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में। इस सारे के एक्शन के फॉर्म में कहाँ कहाँ किसको यूज़ करना है। और जो नॉर्मल पीपल देख रहे हो वो भी बहुत ध्यान से देखिए। जो नॉन मेडिकोज हो, आपको कौन से फंगल इन्फेक्शन में कौन सा मेडिसिन हमें लेना है, केमिस्ट के शॉप पे जाके वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, और नियर बाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। और मैं भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप हमसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी पीपल देख रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, है ना, मेडिकल फील्ड से हो, नॉन मेडिकल से, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले एक इधर आता है, पहले हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन ड्रग पे पहुंचेंगे। तो आर्गेस्टेरोल एंड फंगल सेल वाल पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो आर्गोस्टेरोल जो होते हैं वो होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। फंगल सेल वाल का यहाँ पे क्या रोल होता है वो देखेंगे। तो आर्गोस्टेरोल
इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फंगल सेल वॉल। ठीक है, अर्गोस्टेरोल जो होता है वो इंटेग्रल पार्ट होता है किसका, फंगल सेल वॉल का। इट मेंटेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ठीक है ना, अर्गेस्ट्रोल जो होता है ये जो होते हैं फंगल सेल वॉल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। इट कंट्रोल्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू टेक इन एंड व्हाट टू थ्रो आउट ऑफ द सेल। तो अर्गोस्टेरोल जो होता है वो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी की तरह काम करता है और ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ को हम अंदर लें यानी सेल के अंदर और किस चीज़ को सेल के बाहर फेंक दें। उसके बाद हेंस ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द फंगल सेल वॉल इज मेंटेन। और अर्गोस्टेरोल जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है फंगल सेल वॉल को। अब जो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये मेम्ब्रेन परमिबिलिटी की तरह काम करता है, किस चीज़ को वो अंदर ले और किस चीज़ को फेंके, तो इसी बैलेंस को हम ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं। अर्गोस्टेरोल इज इक्विवेलेंट टू मेमेलियन कोलेस्ट्रॉल। अब मेमेलियन कोलेस्ट्रॉल का जो काम होता है वो उसके इक्विवेलेंट अर्गोस्टेरोल का काम होता है। ठीक है ना, वो करता है। टारगेटिंग अर्गोस्टेरोल सिंथेसिस रिजल्ट इन डैमेज टू द फंगल सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन लीकिंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि अर्गोस्टेरोल सिंथेसिस का जो टारगेटिंग होता है वो क्या करता है, डैमेज कर देता है फंगल सेल वॉल को और मेम्ब्रेन को लीक करता है। ठीक है ना, हेंस इम्पोर्टेंट सब्सटेंस एस्केप आउट ऑफ द फंगल सेल वॉल, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो सेल वॉल से बाहर जाने लगता है। आइदर द ग्रोथ ऑफ द फंगस इज हाल्टेड, जिसको हम बोलते हैं फंगिस्टैटिक, और फंगस डाइस, जिसको हम फंगिसाइडल बोलते हैं। अब इस मैकेनिज्म की वजह से क्या हो सकता है, फंगल सेल वॉल जो होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो होगा वो हाल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसको फंगिसाइटिक बोलते हैं, या सेल जो होता है फंगल सेल वाला वो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, जिसको फंगिसाइडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था, इसको हमने देखा। अब मैं वन बाय वन आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फंगल एजेंट। अब फंगल एजेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे। तो ये क्या है, फंगल सेल है। ठीक है, फंगल सेल के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर में देखा होगा आपने, इसके अंदर क्या है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस बनाता है ये। उसके नीचे फ्लूसाइटोसिन आया सेल वॉल के। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या होता है, ऊपर हम देख रहे हैं फंगल सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब सबको पता है, आप पहले भी प्रीवियस पढ़े होंगे 11th-12th में, सेल वॉल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, बीटा ग्लूकेन्स होता है, ठीक है ना, चिटिन होता है, ये सारे चीज़ होते हैं फंगल, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में ये सारे चीज़ होते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम फंगल सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो उसमें भी होता है। ठीक है, नीचे हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन लेयर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इस चीज़ को आप देख रहे हो बीटा ग्लूकेन सिंथेज है। ठीक है, उसके बाद ये बीटा ग्लूकेन सिंथेज में क्या आ रहा है यहाँ पे, इचिनोकैंडिन्स, बीटा ग्लूकेन सिंथेज में इचिनोकैंडिन्स है। ठीक है, वो इसको इनहिबिट करता है, ये अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटर का काम करता है ये। उसके बाद एम्फोटेरिसिन भी, निस्टाटीन, ये इधर से जाता है। उसके बाद फिर अर्गेस्टेरोल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अर्गेस्टेरोल में क्या, एजोल्स जाते हैं, ये इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, और इस तरफ से एस्क्वालिन और एस्क्वालिन एक है, और यहाँ पे टर्बिनाफिन जो हमने क्लासिफिकेशन में ऊपर देखा, ये इसका इनहिबिटर का काम करता है। एस्क्वालिन को एस्क्वालिन ईपी साइड में कन्वर्ट होने नहीं देता है। ठीक है, जब ये कन्वर्ट नहीं होता, अब ये कन्वर्ट नहीं होता है तो ये चीज़ नहीं बनेगा। जब ये चीज़ नहीं बनेगा तो लानोस्टेरोल भी नहीं बनेगा। जब लानोस्टेरोल नहीं बनेगा तो अर्गेस्टेरोल में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आप देख सकते हो, इसको और नोट डाउन कर सकते हो। फिर अब यहाँ पे एक ड्रग को हमने उठाया, इमिडाजोल्स, है ना, क्लोट्रिमाजोल एंड मिकोनाजोल, है ना। ये ड्रग का क्लासिफिकेशन हमने ऊपर देखा था, उस ड्रग को हमने उठाया। ठीक है ना, इमिडाजोल्स के अंदर आ गया क्लोट्रिमाजोल एंड मिकोनाजोल। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो एक्ट बाय इनहिबिटिंग अर्गोस्टेरोल सिंथेस विच इन टर्न लीड्स टू मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हमने बात किया,
ठीक है, एक फिगर में, सेल मेम्ब्रेन के फिगर में, तो वो चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टॉपिकल एंटी फंगल, तो इमिडाजोल जो होता है जिसमें क्लोट्रिमाजोल और मिकोनाजोल, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी फंगल एजेंट होते हैं। नॉट अवेलेबल इन ओरल फॉर्म, ये जो होता है ओरल फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है, ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। कहाँ जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन होगा तो इसको आप वहाँ पे लगाएंगे ऑइंटमेंट के फॉर्म में, वहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे। इंडिकेशंस, हम इमिडाजोल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, किस किस फंगल इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीनिया इन्फेक्शन, वन बाय वन हम हर एक चीज़ को आगे देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में हट जाते हो तो फिर पूरी चीज़ें या वीडियो स्किप करके देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो टीनिया इन्फेक्शंस में हम यूज़ करेंगे इमिडाजोल्स को। वेजाइनल इन्फेक्शन में, वेजाइनल कैंडियासिस में यूज़ करेंगे एज पेसरी, पेसरी के फॉर्म में होता है। ओरोफेरेंजियल कैंडियासिस होगा, वहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। पिटाइडियासिस होगा, इस सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इमिडाजोल जो होता है कॉमनली मार्केट में किस नेम से अवेलेबल है, कॉमन ब्रांड नेम कैंडिड के नाम से, है ना, सरफास के नाम से, जोल के नेम से अवेलेबल है, मिकोनाजोल, ठीक है ना, इस नेम से अवेलेबल है मार्केट में ये ऑइंटमेंट। उसके बाद हमने देखा मिकोनाजोल एयर ड्रॉप इज आल्सो इंडिकेटेड इन ओटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एयर कैनाल, ठीक है। अब मिकोनाजोल एयर ड्रॉप, जब एयर के अंदर, एक्सटर्नल एयर के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो ओटोमाइकोसिस अगर हो गया, ऑटोमाइकोसिस को ही बोलते हैं एक्सटर्नल एयर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो मिकोनाजोल को, जो कि ये ड्रॉप के फॉर्म में आता है, एयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, वेजाइनल कैंडियासिस कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। वेजाइनल कैंडियासिस एक बहुत कॉमन टाइप का इन्फेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द वुमेन को देखने को मिलता है, ठीक। इसमें वाइटिस डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है और आपको इचिंग होने लगेगा, ठीक है, रेडनेस रेडनेस दिखने लगेगा वेजाइनल वॉल में, ठीक है ना। तो इस डिजीज को बोला गया वेजाइनल कैंडियासिस। ये किससे होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस एक टाइप का ये ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉज करता है, ठीक है। अब यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कैंडिडा एल्बिकेंस ऑन द वेजाइनल वॉल, है ना, वेजाइनल वॉल में यहाँ वाइटिस डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है फीमेल को। तो अगर किसी को हुआ होगा तो आप अपने से कोरिलेट कर सकते हो। इसमें हम क्या देंगे, तो ये एक मेडिसिन ब्रांड नेम इसका कैंडिडा V6 के नेम से आता है, जो कि मैंने ऊपर बताया। तो इसको ये टैबलेट के फॉर्म में है, यहाँ पे इसको आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है, क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल म्यूको एडहेसिव के नेम से है, जो कि ये टैबलेट अवेलेबल होता है, 100 mg का होता है, ठीक है। इसको हम ओडी लेंगे, ठीक है। समटाइम इसको बीडी भी लेते हैं, जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जनरली ओडी लेते हैं। अब ओडी कितने दिन के लिए लेंगे, तो मिनिमम 7 डेज के लिए तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओरल थ्रश और कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस। अब किसी किसी को आपने देखा होगा समटाइम्स टंग में इस तरीके का, आप फिगर में देख सकते हो। फिगर हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको एग्जैक्ट सिम्टम्स, आपको एग्जैक्ट इन्फेक्शन लेवल समझ में आए, ठीक है ना, कि इस तरीके का हो रहा है तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है। तो ओरल थ्रश बोलिए या कैंडियासिस बोलिए, ठीक है। ये भी किससे होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस एक ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉज करता है। इस तरीके का इसमें सिम्टम्स होता है, वाइट वाइट स्पॉट होने लगता है, माउथ से डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है, ठीक है ना, आपको सलाइवा ज़्यादा बनेगा। ये कैंडिड के नेम से ये भी अवेलेबल है मार्केट में ये, ठीक है। ये ड्रॉप के फॉर्म में अवेलेबल है। ओरल थ्रश ट्रीटमेंट के नेम से आपको मिलेगा। एप्लीकेशन इन माउथ, माउथ में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना, माउथ पेंट भी इसको बोलते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या है, क्लोट्रिमाजोल इसके नेम से, जो कि किस क्लास में आता है, इमिडाजोल के अंदर आता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, पिटाइडियासिस, पिटाइडियासिस वेरी पिटाइडियासिस वर्सिकोलोर, पिटाइडियासिस वर्सिकोलोर, पिटाइडियासिस, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं पिटाइडियासिस वर्सिकोलोर इज कॉज्ड बाय मालासीजिया
फर ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, मालासीजिया फर इससे होता है। इसमें आप देख सकते हो इस तरीके का वाइट वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा चेस्ट के लोअर चेस्ट बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो अगर किसी को है तो आप ये सिम्टम मिला सकते हो, ठीक है। इसमें भी एक आता है आपको ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल है कैंडिड के फॉर्म में। इसका कंपोजिशन भी यही है क्लोट्रीमाजोल, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे ट्रॉपिकली ऊपर से, ट्रॉपिकल का मतलब होता है जिसको हम सुपरफिशियल उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जिसको हम सुपरफिशियल उसको अप्लाई करते हैं, उसको हम उसको हम टॉपिकल बोलते हैं। तो ये आप ड्रग देख सकते हो मार्केट में अवेलेबल है इस नेम से, ठीक है। अगर इस टाइप का हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो। बाकी आपके नियर बाय में जो भी स्किन डॉक्टर है आप उसको उससे कंसल्ट करो तो ज़्यादा बेटर होगा। कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन लो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर उनसे नहीं कर पा रहे हो तो आप हमसे भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं इमिडाजोल्स के अंदर ही आता है केटोकोनाजोल। हमने ऊपर क्लासिफिकेशन में इसलिए बता दिया पहले ही, ठीक है। केटाकोनाजोल्स जो होता है केटोकोनाजोल्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मेनली ये जब हेयर में, सर में, स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसको यूज करते हैं। ये शैम्पू के फॉर्म में आता है, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे और कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं तो केटोकोनाजोल का क्या एक्ट बाय इनहिबिटिंग एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस, ठीक है, विच इन टर्न लीड्स टू मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज। ये क्या करता है, अल्गेस्ट्रोल मेम्ब्रेन को, अल्गेस्ट्रोल सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, जो कि हमने एक फिगर में अभी देखा था। ये कहाँ पे होता है, सेल, फंगल सेल के मेम्ब्रेन में होता है, उसको इनहिबिट कर देता है और सेल के एबनॉर्मेलिटीज को में टर्न कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है, ठीक है। अवेलेबल इन बोथ ओरल एंड टॉपिकल फॉर्म, ठीक है। ओरल मतलब हो गया ये ओरल फॉर्म में भी है यानी टैबलेट के फॉर्म में भी है। टॉपिकल का मतलब मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ जो न्यू व्यूअर्स है उसके लिए, कि ये जो होता है टॉपिकल मतलब जिसको हम अप्लाई करते हैं हैंड से, कोई भी चीज़ लगाना, लगाना सच तो ऑइंटमेंट क्या करते हैं हम लगाते हैं, उसको रब करके लगाते हैं, ठीक है, उसको टॉपिकल बोलते हैं। कोई भी चीज़ सुपरफिशियल उसको लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल बोलते हैं। जैसे आप कोई भी फेस क्रीम लगाते हो तो वो टॉपिकल है, फेस के ऊपर लगाते हो। कोई स्किन क्रीम लगाते हो जैसे सन स्क्रीन है, हैंड पे या फेस पे लगाते हैं तो वो क्या है, टॉपिकल है। उसको हम ऊपर से सुपरफिशियल यानी स्किन के ऊपर उसको हम अप्लाई करते हैं हैंड से, ठीक है ना। तो वो उसको टॉपिकल कहते हैं। तो केटोकोनाजोल जो है वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ओरल फॉर्म में भी है यानी टैबलेट के फॉर्म में भी है और टॉपिकल फॉर्म में भी है, ठीक है ना। बट ओरल यूज इज एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन ओरल यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ओरल यूज जो है वो एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत कम है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेफर अल्टरनेटिव्स। ओरल जो है वो उतना सेफ नहीं है, ठीक है। इसका जो होता है साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला है, एडवर्स इफेक्ट इसका ज़्यादा देखने को मिला है। इस वजह से ज़्यादातर टॉपिकल फॉर्म में है यानी लिक्विड फॉर्म में ये ड्रग है, ठीक है, टॉपिकल फॉर्म में। तो अब ये अवेलेबल है क्या, सोप के फॉर्म में अवेलेबल है, शैम्पू के फॉर्म में भी अवेलेबल है केटोकोनाजोल। तो समटाइम्स सोप प्रिस्क्राइब करते हैं, समटाइम्स शैम्पू प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है शैम्पू को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। अब इंडिकेशंस क्या है, टीनिया इन्फेक्शंस में हम दे सकते हैं, पिटाइरियासिस में दे सकते हैं, ठीक है। कॉमन ब्रांड नेम मार्केट में कौन कौन सा अवेलेबल है, निजरल के नेम से आता है, केटोवेट के नेम से मार्केट में ये ब्रांड नेम है, इस नेम से अवेलेबल है, ठीक है ना। जिसको आप ला के आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सोप भी ला सकते हो और शैम्पू भी ला सकते हो जो आपके कन्वीनियंट हो। हेयर में होगा, हेड में होगा तो शैम्पू ज़्यादा वो करते हैं, प्रीफर करते हैं। और अगर अदर जगह है तो हम सोप के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा गया आगे, केटोकोनाजोल शैम्पू इज स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग सेबोरिया ऑफ स्काल्प, ठीक है ना। अब सेबोरिया जब स्काल्प पे होता है, डेंड्रफ जो कि हमने बताया, तो जैसे डेंड्रफ हो गया या सेबोरिया ऑफ स्काल्प हो गया, स्काल्प में कुछ वाइट वाइट कलर का हो गया, तो शैम्पू हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मोस्टली।
तो केटोकोनाज़ोल के नाम से शैम्पू आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी केमी शॉप से जाके लाके, ठीक है ना? शुड बी अप्लाइड वीकली ट्वाइस, इसको जो होता है वीक में हम 2 बार लेते हैं, नॉट डेली लेते हैं, ज़्यादा गैप नहीं, वीक में हम 2 बार यूज़ लेंगे। जैसे एक आज लगाया, तो अब 2 दिन 3 दिन के गैप में दूसरी बार लगाएँगे, तो वीक में 2 ही बार लगाना है, ठीक है? ये क्या था, केटोकोनाज़ोल के बारे में था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर अब सेबोरोइक डर्मेटाइटिस ऑफ स्काल्प इज कॉज्ड बाय मालासीजिया फरफर, इस तरीके का आप फिगर में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये व्हाइट कलर का आपको स्काल्प में हो गया होगा, किसी को हुआ होगा, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसमें जो आप इसका शैम्पू के फॉर्म में आता है, सोप के फॉर्म में आता है, बट ज़्यादा प्रीफर हम करते हैं शैम्पू, ठीक है ना? स्काल्प में है तो शैम्पू ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, और साबुन भी इसका, सोप भी आप ले सकते हैं। इसको अप्लाई करना है वीक में 2 दिन अप्लाई करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है ट्राइज़ोल्स आता है, जिसके अंदर क्या आता है, फ्लूकोनाज़ोल आता है, ठीक है? इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। एक्ट बाय इनहिबिटिंग एर्गोस्ट्रोल, कोई भी एंटी फंगल ड्रग है वो एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, फिर उसको ये उसका एक्शन जब होता है, ठीक है ना? तो विच इन टर्न लीड्स टू मेम्ब्रेन एब्नॉर्मैलिटी, जैसा कि ऊपर भी हमने देखा, जब एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस को जब इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट का मतलब होता है उसको रोक देगा, तो सेल का मेम्ब्रेन एब्नॉर्मैलिटीज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अवेलेबल इन ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है ये फ्लूकोनाज़ोल, ठीक है? इंजेक्टर में आईवी। इंडिकेशंस हम कभी-कभी इसको यूज़ करेंगे, तो टीनिया इन्फेक्शंस, पिट्रायरियासिस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब ओरल फॉर्म में लेना है तो 150 mg का लेना है वीकली 4 वीक के लिए, ठीक है ना? 150 mg का एक दिन में 1 लेना है, मतलब 1 वीक में 1 लेना है, ठीक है ना? 1 दिन नहीं, 1 वीक में 1 लेना है, ठीक है? 4 वीक तक हम यूज़ करते हैं। अगर वेजाइनल कैंडिडियासिस है तो उसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो 150 mg का सिंगल डोज़ लेना है, बस 1 लेना है। ओरोफेंजियल कैंडिडियासिस है एंड कैंडिडा इसोफेगाइटिस है, तो 100 mg का लेना है पर डे फॉर 2 वीक, यानी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? 100 mg का ओडी लेना है, यानी दिन में 1 लेना है, 2 वीक तक इसमें लेना है। कब, कौन से डिजीज़ में? ओरोफेंजियल कैंडिडियासिस आएगा, जो कि ऊपर फोटो हमने दिखाया, फिर उसका कैंडिडा इसोफेगाइटिस होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। फिर फंगल मेनिंजाइटिस है, तो 400 mg का आईवी लेते हैं वंस डेली, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है? अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, कोई भी ड्रग अगर आप इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हो, इंजेक्टेबल ड्रग ले रहे हो, आईवी से ले रहे हो, तो आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ होके लो, किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में लो, ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है कभी-कभी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आईवी ड्रग के बारे में, कि आईवी ड्रग लेने से बॉडी में बहुत चेंजेज़ आते हैं। कभी-कभी टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा तो बॉडी शिवरिंग होने लगती है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को देखते हुए बोला जाता है कि आप कोई भी आईवी ड्रग लो तो किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में लो। कॉमन ब्रांड नेम किस नेम से मार्केट में अवेलेबल है, तो फ्लूकोस के नाम से आता है, ज़ोकोन के नाम से आता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, नॉट इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर, ठीक है ना? लैक्टेटिंग मदर, तो जो लैक्टेशन है, बच्चे को मिल्क पिला रहे हैं, उनके लिए ये सेफ़ नहीं है, वो ना लें। जो प्रेग्नेंट वूमन है उसके लिए ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, वो यहाँ पे ये ड्रग ना लें। अगर आपको इस टाइप का कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है तो आप अपने नियर बाय स्किन डॉक्टर से दिखाइए, वो आपको अच्छे से प्रिस्क्राइब करेंगे, वो टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है ना? और अगर आप हमसे लेना चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं कंसल्टेंट, ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद फिर आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए फ्लूकोनाज़ोल की हम बात करेंगे, तो फर्स्ट ट्राइज़ोल एंटी फंगल एजेंट है, ठीक है? अब ये मैं मेडिकोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जिनको थ्योरी एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना? तो शॉर्ट नोट्स भी आता है कभी-कभी इसके ऊपर, आप एमबीबीएस सेकंड ईयर में होंगे तो आपको ये शॉर्ट नोट्स में बहुत काम आएगा। तो ये फर्स्ट एंटी फंगल एजेंट होते हैं, लीस्ट एक्टिव ऑफ ऑल ट्राइज़ोल्स, ठीक है ना? लिमिटेड स्पेक्ट्रम है इसका, लीस्ट एक्टिव का मतलब है यहाँ पे लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं काम करता है, ठीक है?
यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, इन रिसिपिएंट और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, उसमें हम इसको यूज करते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस कैंडियासिस, जिसको म्यूकोक्यूटेनियस कैंडियासिस हुआ है उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव होते हैं। सिंगल डोज ओरल ट्रीटमेंट फॉर वल्वोवेजाइनल कैंडियासिस, जिसको वल्वोवेजाइनल कैंडियासिस है उसके लिए सिंगल डोज है। मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। अब जब ये ड्रग लेते हैं तो जैसा मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसे लेते हैं वैसे यूरिन के थ्रू वो पास हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका डोज मैंने बताया, इसका एक्शन मैंने बताया, इसको और डिस्क्राइब किया हमने 2-4 पॉइंट के फॉर्म में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझिए। जो नहीं आ रहा है समझ में आप हमें कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मेल आईडी हमने डाला हुआ है चैनल पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो और मैं बहुत जल्दी इस पे नंबर ऐड करने वाला हूँ ताकि आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके कंसल्टेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब फिर आगे हम आते हैं ट्राइजोल्स का, एक आता है इट्राकोनाजोल, ठीक है ना। इस पे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, तो मैकेनिज्म एक्शन ऑलमोस्ट सबका सेम है, ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। एक्ट बाय इनहिबिटिंग अर्गेस्ट्रोल सिंथेसिस व्हिच इन टर्न लीड्स टू मेम्ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। जब मेम्ब्रेन अर्गेस्ट्रोल को इनहिबिट करेगा, अर्गेस्ट्रोल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जो कि फिर वो लीड्स क्या करेगा, मेम्ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज को करेगा, बनाएगा। अब ये जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल होता है। ऊपर जो हमने देखा वो क्या था, नैरो स्पेक्ट्रम एंटी फंगल था। ये जो है इट्राकोनाजोल है, ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है, ठीक है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल इन कंपेरिजन टू केटाकोनाजोल, ठीक है ना, एंड एफसीजेड, ठीक है। इसको हमने देखा, इस दोनों के फॉर्म में ये ज़्यादा है, ठीक है। अवेलेबल इन ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म, ये भी दोनों फॉर्म में है। अब इसको कहाँ का इंडिकेशन है, कहाँ का इसको हम यूज़ करेंगे, किस किस इन्फेक्शन में हम लेंगे, तो वो देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं टीनिया इन्फेक्शन में लेंगे, पीटाइडियासिस में ले सकते हैं। अब डोज क्या है, जिसको ये डिजीज़ है तो 200 mg डेली फॉर 2 वीक, है ना, इसके लिए लेना है। 200 mg लेना है डेली फॉर 2 वीक लेना है, ठीक है। और डेली का मतलब है यहाँ पे एक लेना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 मेडिसिन लेना है, नो, एक दिन में एक टैबलेट लेना है, ठीक है, 2 वीक तक लेना है। फिर उसके बाद जिनको ओनिकोमाइकोसिस हो रहा है तो 200 mg हमने लेना है डेली फॉर 3 मंथ, यानी एक टैबलेट 200 mg का डेली लेना है, 3 मंथ तक लेना है, ठीक है ना। ये सब कैसे पता चलेगा हमें कौन सा इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करना पड़ेगा जब भी पता चलेगा ऐसे, क्योंकि स्किन की डिजीज जो है ना, सबको इन्फेक्शन सबको एक ही टाइप का लगता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, हर किसी में चेंज होते हैं। वो प्रैक्टिशनर अच्छे से समझते हैं, वो अच्छे से बताएंगे। नॉर्मल पीपल को ये लगता है कि हमें ऐसा हो रहा है, कोई भी स्किन डिजीज का फोटो देख लो, हम लोग ओपीडी में अक्सर देखते हैं, हमने ओपीडी में अपना सोरियासिस का लगाया हुआ है, तो वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं सबको वो लगता है हमको यही हुआ, नहीं, सोरियासिस का अलग दिखता है, हर एक डिजीज का। आप एज अ नॉर्मल पीपल आप देखोगे तो सबको एक ही लगेगा, लेकिन सब में चेंजेस है। तो ये कब पता चलेगा, जब आप डॉक्टर के सुपरविजन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, वो आपको कंसल्ट करेंगे कि आपको एक्चुअली में किस टाइप का डिजीज है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करिए और हमसे भी कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन ब्रांड नेम, इट्राकोनाजोल का कॉमन ब्रांड नेम क्या है, कैंडी फोर्स के नेम से आता है और कैंडी ट्रेल के नाम से आता है मार्केट में। अब आगे देखते हैं फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड इन्हांस इट्स एब्जॉर्प्शन। अब फूड और गैस्ट्रिक एसिड जो होता है हमारे स्टोमक में जो एसिड बनता है गैस्ट्रिक, वो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। हेंस शुड बी गिवन आफ्टर फूड, इसलिए इन्होंने बोला है कि ये मेडिसिन हम जब भी लेंगे वो फूड के मील के बाद लेंगे, खाली पेट में नहीं लेना। जब भी हम कोई एक टाइम हमने फिक्स किया, चाहे लंच के बाद लो या ब्रेकफास्ट के बाद लो या डिनर के बाद लो, ठीक है ना, हमेशा ये फूड के बाद लेना है। लूलिकोनाजोल इज ए न्यूअर ड्रग फॉर टॉपिकल यूज। अब इसी के अंदर लूलिकोनाजोल एक न्यू ड्रग है जो कि टॉपिकल यूज है, इसका टॉपिकल फॉर्म में आ रहा है। टॉपिकल का मैंने ऊपर बहुत अच्छे से बताया है। फिर हम देख रहे हैं इसी को आगे देखते हुए, अब इट्राकोनाजोल का क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है,
ठीक है ना। ये क्या करता है, हिपैटोटॉक्सिक ये कराता है, हेंस निगेटिव इन हैज नेगेटिव इन ओट्रोपिक अफेक्ट, ठीक है ना। तो ये तीन चीज बहुत ही है, ये जो मेडिकोज हो वो समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल यानी बहुत लार्ज लेवल पे, बहुत लार्ज स्केल पे ये काम करता है। ये कभी कभी हिपैटोटॉक्सिक करता है, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा फूड के बाद लें, और जब लगे टॉक्सिसिटी हो रही है तो इसको स्टॉप कर दें, ठीक है ना। हेंस शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट विद वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन एंड कार्डियक फेल्यूर। अब यहाँ पे बताया गया है जो हिपैटोटॉक्सिक कराता है और निगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, तो जो जिनका वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, जो कार्डियक फेलियर पेशेंट है, जिसको हार्ट की डिजीज है, तो उसको ये हम प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। ये बात याद रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप मिस मत करना। और जो व्यूअर्स है, जो आप देख रहे हैं, जो एज ए नॉन मेडिकोज एज ए पेशेंट आप देख रहे हो, तो आप अपने आप को देख लो कि हमें कोई हार्ट की डिजीज तो नहीं है, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन तो हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको पता होगा, आपको अपने बारे में पता होगा, आप उस चीज़ को देखते हुए उसको करिए। फिर आता है एलिलामाइन, इसके अंदर आता है टर्बिनाफिन। इसका भी मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं, तो एक्ट बाय इनहिबिटिंग स्क्वालिन इपोक्सीडेज, ठीक है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग स्क्वालिन इपोक्सीडेज, इसको इनहिबिट करता है, जब जाके ये काम करता है एंजाइम। अब ये स्क्वालिन इपोक्सीडेज एक टाइप का एंजाइम है विच जेनरेट स्क्विपोसाइड को, ठीक है। उसके बाद दैट इज फर्दर कन्वर्टेड टू लोनेस्टेरोल एंड देन टू अर्गेस्ट्रोल बाय फंगाई। जैसा कि मैंने ऊपर अभी एक फिगर मैंने दिखाया था, वहाँ पे मैंने बताया भी था फिगर में, उस चीज़ को आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो को बैक करके, ठीक है ना। तो स्क्वालिन इपोक्सीडेज एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने के बाद अगर ये इनहिबिट होता है तो क्या जनरेट होता है, स्क्वालिन इपोक्साइड, ठीक है। फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है लोनेस्टेरोल में एंड देन अर्गेस्ट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है फंगाई के थ्रू। फिर एक्युमुलेशन ऑफ स्क्वालिन विद इन द फंगल सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगिसाइडल एक्शन, ठीक है ना। अब किसी भी सेल वॉल में, फंगल सेल वॉल में स्क्वालिन का एक्युमुलेशन होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंगिसाइडल एक्शन के लिए, यानी फंगल के सेल वॉल को वो ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। अवेलेबल इन ओरल एंड टॉपिकल फॉर्म, ये दोनों के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ओरल मतलब जो हम माउथ से लेते हैं, टॉपिकल जिसको हम अप्लाई करते हैं सुपरफिशियल हैंड से। इंडिकेशंस, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो ऑल टीनिया इन्फेक्शन, जितने भी टीनिया इन्फेक्शन है, जो कि अभी मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा कितने टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, पिट्राइडियासिस में होते हैं। अब इसका डोज क्या होता है, 250 से 500 mg डेली लेना है फॉर 4 to 8 वीक के लिए, ठीक है। 250 to 500 mg डेली फॉर 4 to 2 वीक, यानी 250 mg का लीजिए या 500 mg का लीजिए, एक टैबलेट डेली लेना है, 4 से 8 वीक तक लेना है, ठीक है ना, ऑल टाइप्स ऑफ टीनिया इन्फेक्शन में। उसके बाद ओनिकोमाइकोसिस अगर किसी को है, तो उसमें हम 250 mg प्रिस्क्राइब करते हैं डेली फॉर 3 मंथ के लिए, यानी एक टैबलेट 250 mg का डेली लेना है 3 मंथ के लिए। अब मार्केट के अंदर किस ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है, तो टर्बिना फोर्स के नाम से अवेलेबल है ना, इजी फाइन के नाम से अवेलेबल है। आप केमिक शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस नेम से मिल जाएगा। अब आगे देखा गया है लेस इफेक्टिव ओरल एंड म्यूकोजल कैंडिडियासिस। अब किसी को ओरल या म्यूकोजल कैंडिडियासिस है, तो उसमें ये लेस इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ऊपर हमने 1 by 1 फिगर में, पिक्चर में मैंने बताया है, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफुरन, इसके अंदर क्या आता है, ग्रीसियोफुलवीन, ठीक है ना, ग्रीसियोफल्वीन आता है इसके अंदर। अब इसका हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ग्रीसियोफल्वीन इज फंगी स्टैटिक होता है। फंगी स्टैटिक का स्टैटिक मतलब होता है स्टॉप, जो कि फंगल को स्टॉप कर देता है। However, the exact mechanism by which it inhibits the growth of डर्मेटोफाइट्स इज नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, ये ग्रीसियोफल्वीन जो होता है फंगे स्टैटिक होता है, फंगल के ग्रोथ को ही रोक देता है, जिसकी वजह से मैकेनिज्म जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ डर्मेटोफाइट्स को, वो सही से क्लियरली नहीं पता चल पाता है। इट इज थॉट टू इनहिबिट फंगल सेल माइटोसिस एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस।
तो हम कभी सोचते हैं, हमारे ज़हन में आता है कि फंगल सेल माइटोसिस को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ये रोक देता है। मार्केट में ये जो है वो अवेलेबल ओनली ओरल फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ ये ओरल फॉर्म में ही अवेलेबल है, ठीक है ना। इंडिकेशंस, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो वो देखते हैं ऑल टीनिया इन्फेक्शन में, सारे जितने टीनिया इन्फेक्शन है हम उसमें यूज़ करेंगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी टीनिया इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं इसी वीडियो में अभी आगे मैं बताऊँगा, तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहें, लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑल टीनिया इन्फेक्शन में होते हैं, पिट्राइडियासिस के अंदर होते हैं, ओनिकोमाइकोसिस में होता है, ठीक है। डोज क्या होता है, 250 mg से 1000 mg के बीच में लेना है, या तो 250 mg का लेना है या 1000 mg का सिंगल डोज लेना है, ठीक है ना। या डिवाइडेड डोज, उसको हम 250 mg का है या हम डोज को डिवाइड कर लें, ठीक है ना। तो बेहतर है कि जो भी है उसको सिंगल डोज लेना है। कॉमन ब्रांड नेम्स किस नेम से अवेलेबल है मार्केट में, तो गिरसोविन के नाम से, गिरसोविन एफपी के नाम से अवेलेबल है, और वालाविन के नेम से अवेलेबल है मार्केट में। लेस कॉमनली यूज्ड नाउअडेज, इसको जो होता है अभी हम लोग मार्केट में कम इसका यूज है, प्रिस्क्राइब लोग कम करते हैं इसको, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी जो जो भी हमने ऊपर देखा उसके साथ अब यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। बहुत लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म, ठीक है ना। इज इट रियली अ वॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखने को मिला एक क्वेश्चन ज़हन में आता है, सुपरफिशियल फंगल वाला जो होता है किसकी वजह से होता है, कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म की वजह से होता है। क्या रिंग वॉर्म एक वॉर्म है, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बताएंगे। मेनली 3 जेनेरा ऑफ डर्मेटोफाइट्स कॉज स्किन इन्फेक्शन इन ह्यूमन, ठीक है ना। तो ये रिंग वॉर्म जो होता है ना, वो एक वॉर्म नहीं है, ये क्या है, डर्मेटोफाइट्स है, जो कि आके यहाँ पे हमने लिखा है। अब कौन कौन से होते हैं, ट्राइचोफाइटोन हो गया, इपीडर्मोफाइटोन हो गया, और माइक्रोस्पोरम हो गया। तो ये 3 टाइप के डर्मेटोफाइट्स होते हैं। आप 11th क्लास बायोलॉजी का याद करिए, वहाँ पे ये चीज़ आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कोरिलेट करेंगे। तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कॉमनली कॉल्ड, उसको रिंग वर्म बोलते हैं। ये एक वर्म नहीं है, ये क्या है, डर्मेटोफाइट्स है, जो कि ट्राइचोफाइटन हो गया, इपीडर्मेटोफाइटन और माइक्रोस्पोरम होता है। अब आगे डर्मेटोफाइट्स आर केराटिनोफिलिक फंगस होते हैं, दैट इज दे लव डेड स्किन सेल ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम नेल्स एंड हेयर। तो अब यहाँ पे बोला गया ये डर्मेटोफाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं, केराटिनोफिलिक फंगस होते हैं। ये लव करता है डेड स्किन, जहाँ भी डेड स्किन होगा वहाँ पे ये जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब डेड स्किन कहाँ कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, नेल्स हो गया, हेयर, इन सब के डेड स्किन पे ये फंगस जाके बैठ जाता है, फिर वहाँ पे अपना केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने लगता है, डिजीज होने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब प्रोटोटाइप लेजन ऑफ टीनिया, ये क्या है, एक टाइप का ये लेजन है, ठीक है ना। इस लेजन को एनुलर लेजन बोलते हैं, ये टीनिया डिजीज कॉज करता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, इस तरीके का स्पॉट स्पॉट होता है। तो अब ये स्पॉट देखो, और ऊपर जो हमने दिखाया फर्दर अभी मैं और दिखाऊंगा। तो देखने में वाई बाय लुकिंग एक्सटर्नल अपीयरेंस सब सेम लगता है, बट सब डिजीज सेम नहीं है, सारे इन्फेक्शन सेम नहीं है, सब अलग अलग इन्फेक्शन है। तो ये एक्चुअल रिकॉग्नाइज कौन करेंगे, वो डॉक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे देखो, ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का आप लोगों को लग रहा होगा, है ना। तो ये सेम नहीं है, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अर्कुएट, बॉस शेप का ये रहता है, ठीक है ना, टीनिया। उसके बाद देखते हैं एक्टिव बॉर्डर एंड क्लियर सेंटर, वेरी टॉपिकल। बॉर्डर इसका देख रहे हैं बहुत एक्टिव है, डेंस है, बहुत एक्टिव है बॉर्डर। सेंटर इसका देखिए क्लियर है, इस फिगर में देखिए बॉर्डर बहुत एक्टिव दिख रहा होगा, है ना, और सेंटर क्लियर है। तो ये एक टाइप का इन्फेक्शन है, टीनिया इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद पैपुलो वेसिकुलर एंड इरेगुलर मैप लाइक मार्जिन होता है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके का देखिए, ये भी इन्फेक्शन होता है बहुत, टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं, स्किन इन्फेक्शन बोलते हैं, स्किन डिजीज बोलते हैं। उसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्प्रीड, उसी का क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगली ये स्प्रीड किया इस टाइप का, ये इस
तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यानी सेंटर से बाहर की तरफ ये फैलता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है फंगल इन्फेक्शन का हम दूसरे वीडियो में, इसके पार्ट सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। उसमें सारा कितने टाइप्स के फंगल डिजीज़ होते हैं वो, और उसका मेन ट्रीटमेंट चार्ट बना के। ओके ठीक है, जब तक के लिए आप इसको देखिए, और जल्दी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।